हेलो जी, वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 122 पर। यहाँ पर डिस्टिंक्ट वेज वाला जो डीपी का पैटर्न है, उस पैटर्न पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आगे के 3 क्वेश्चन हमारा डीपी विद डिस्टिंक्ट वेज पैटर्न पर आधारित होंगे। और अगर आपके सामने इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली सिमिलर होने वाला है। क्या कहता है ये क्वेश्चन और किस प्रकार से डिस्टिंक्ट वेज वाला क्वेश्चन है, समझते हैं। हमने बोला गिवन एन डाइस, आपको एन डाइस दिए हुए हैं, ठीक है, और विद एम फेसेस, ठीक है, इन सबके एम फेस हैं, नंबर्ड 1 to m, ओके। जैसे मान लो आपका डाइस होता है ना, वो लूडो खेलते हैं आप, उसमें 1 से 6 तक आपके फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। वैसे यहाँ पर टोटल m फेसेस हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, आपको नंबर ऑफ वेज निकालने, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ वेज टू गेट सम x। एक तरीके से क्वेश्चन क्या कहता है, आपको टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज निकालने हैं x सम बनाने के। तो मैंने बोला कि डिस्टिंक्ट वेज वाले पैटर्न पर आधारित है ये क्वेश्चन। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, आपको सेम स्ट्रैटेजी जो मैं यहाँ पे फॉलो करने वाला हूँ आपको करनी है, ठीक है, ठीक है। x इज द समेशन ऑफ वैल्यूज ऑन ईच फेस। जो भी आपके मान लेट से 2 डाइस हैं, आपने फेंका, एक में 3 आया, एक दूसरे में 4 आया, तो उनका सम क्या होगा, 3 + 4 7 हो गया, ठीक है। इस प्रकार तो उसने बोला जब सारे के सारे डाइस में एक साथ फेंक दूंगा, जब सारे के सारे डाइस में एक साथ फेंक दूंगा, उनके ऊपर जो जो फेस दिख रहा है उन सबका सम कर दूंगा, मुझे बताना है कितने तरीके से मैं x को बिल्डअप कर सकता हूँ, ठीक है। 3 इनपुट वैल्यूज मुझे दी हुई है, 3 इनपुट वैल्यूज मुझे दी हुई हैं, ठीक है। पहली इनपुट वैल्यू जो है वो है n, वो है n, कि ये है n दर्शाता है आपका डाइस को, कि कितने डाइस मेरे पास है, ठीक है। दूसरी है m दर्शाता है आपके फेसेस को, कितने फेसेस वाला डाइस है ये, ठीक है। x दर्शाता है आपका टारगेट सम को, कि मुझे ये टारगेट सम बनाना है। बहुत बढ़िया, तो ये आपका इनपुट है। लेट्स से मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि मान लो आपके पास 3 डाइस है, ओके। मान लो इनके फेस कितने हैं, कितने फेस हैं इसके, 6 फेस वाला है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और मुझे टारगेट सम बनाना है 12, ओके। जब मैं 3 डाइस फेंकता हूं तो क्या होगा, मान लो ये मेरा पहला डाइस है, डाइस नंबर 1, ये मेरा दूसरा डाइस है, डाइस नंबर 2, ये मेरा तीसरा डाइस है, डाइस नंबर 3, डाइस नंबर 3। यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी, यहाँ पर ये 6 पॉसिबिलिटी है, ये 6 चीज आ सकती है, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे बार यहाँ से 1 से लेकर 6 तक आ सकता है, ठीक है। तो मुझे बार यहाँ भी 1 से लेकर 6 तक आ सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, आपको 3 नंबर आने हैं, 3 नंबर आने हैं, ठीक है। एक डाइस 1 से आएगा, एक डाइस 2 से आएगा, डाइस 3 से आएगा। यहाँ पर टोटल कितने नंबर आ सकते हैं, यहाँ पर टोटल मतलब डाइस 1 से क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे टोटल 6 वेज है, सेम इसके पास भी 6 वेज है, सेम इसके पास भी 6 वेज है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो आपके बनते हैं वो क्या बनते हैं, 6 × 6 36, 36 × 6 216। आई थिंक मेरी मैथ सही है। तो 216 टोटल आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं। उसमें से हमें बताना है कि 216 में से कितने ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जहां पर आपका टारगेट सम 12 आएगा, जहां पे आपका टारगेट सम 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो इसका आ रहा है वो आ रहा है आउटपुट 25, टोटल 25 ऐसे वेज होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। थोड़े बहुत दिखाता हूँ। लेट से कि आपके डाइस 1 में जो है वो 1 आया है, डाइस 2 में जो है लेट से आपका 5 आया है, और डाइस 3 में लेट से आपका 6 आया। तो 12 बना कि नहीं बना, बन गया। या फिर मान लो डाइस 1 में जो 1 आया है, डाइस 2 में है 6 आया है, और डाइस 3 में आपका फिर 5 आ गया। इस प्रकार भी हो सकता है, इस प्रकार भी हो सकता है। या फिर डाइस 1 के अंदर आपका 2 आया है, डाइस 2 के अंदर आपका 4 आया है, डाइस 3 के अंदर आपका 6 आया है, या फिर 2 5 और ये आपका 5, या फिर 2 6 4, ऐसे करके आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा टोटल आंसर है 25 आ रहा है। एक छोटा टेस्ट केस देखते हैं, ये वाला, इसको समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या बोला कि आपके पास टोटल कितने डाइस हैं, आपके पास टोटल यहाँ पर n = 3 डाइस हैं, ठीक है। मेरे पास 2 फेस वाले डाइस हैं, यानी एक जो डाइस है ये D1, इसके पास सिर्फ 2 फेस हैं, या तो 1 या तो 2, ओके। ये दूसरा डाइस है D2, यहाँ पे 2 फेस हैं, एक 1 एक 2, ठीक है। ये तीसरा डाइस है, इसके भी 2 फेस हैं, 1 और 2। अगर मैं टारगेट सम की बात करूँ, टारगेट 6 बनाना है, 6 बनाना है। आपने बोला 6 कैसे बना सकता हूँ, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं पहले समझते हैं। भैया 2 ही फेस हैं, 2 2 2, क्या आंसर है, 2 2 4 4 2 8, टोटल 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कैसे कैसे, 1 इसका, फिर इसका 1, और फिर इसका 1, ठीक है। फिर 1 इसका, 1 इसका, 2 इसका, फिर 1 इसका, 2 इसका, 1 इसका, 1 इसका, 2 इसका और 2 इसका, फिर 2 इसका, 1 इसका और 1 इसका, 2 इसका, 1 इसका और 2 इसका, फिर 2 2 1 2 2 2। अब ध्यान से सबका सम निकाल के देखो, सबका सम निकालो। यहाँ आ गया 3, यहाँ गया 4, यहाँ गया 4, यहाँ गया 5, यहाँ गया 4, यहाँ गया 5, यहाँ गया 5, यहाँ गया 6। तुम्हें क्या निकालना, 6 निकालना। तूने बोला कि यार इन सब में से किसी में भी 6 नहीं बन रहा है, सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन में बन रहा है। तो मेरा आंसर यहाँ पे कितने डिस्टिंक्ट वेज है मेरे पास आंसर यहाँ पर एक ही तरीका है 6 बनाने का। तो मैंने एक आंसर में दे दिया, आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। ये तो भैया बहुत आसान है, कैसे पता लगा,
अरे रिकर्जन ही तो लगा रहे हो भैया, सिर्फ रिकर्जन तो लगा रहे हो और क्या कर रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल सही, रिकर्जन द्वारा सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स से इस एग्जांपल का मुझे बनाना होता तो मैंने बोला बस 3 डाइस हैं, मैंने बोला बस 3 डाइस हैं, ये है D1, ये है D2 और ये है D3। ठीक है, मुझे जो सम बनाना है, लेट्स से स्टार्टिंग मेरा सम जो है मुझे वो 0 है और जो मेरा टारगेट सम है वो है टारगेट सम 6। ये स्टार्टिंग स्टेट है, ये स्टार्टिंग स्टेट है। ठीक है, यहाँ से मैं शुरू करूंगा। तो मैंने बोला यार यहाँ पे मेरे पास क्या चॉइस है, या तो ये 1 ले लूँ, या तो ये 2 ले लूँ, या तो ये 1 ले लूँ, या तो ये 2 ले लूँ, या तो ये 1 ले लूँ, या तो ये 2 ले लूँ। स्टार्टिंग में जो मेरा इंडेक्स है या आई है वो किसको दर्शा रहा है, स्टार्टिंग मेरा आई पहले वाले डाइस को दर्शा रहा है। अब पहले वाले डाइस में मेरे पास 2 चॉइस है, या तो मैं 1 ले लूँ या तो मैं 2 ले लूँ। समझ में आती बात, या तो मैं 1 ले लूँ या तो मैं 2 ले लूँ, 2 ही तरीके हैं मेरे पास। ठीक है, अगर मान लो 6 होता तो क्या चॉइस होती, या 1 ले लूँ या 2 ले लूँ या 3 ले लूँ या 4 ले लूँ या 5 ले लूँ या 6 ले लूँ। कैसे पता लग रहा है, वे फॉर लूप लगा रखे। मान लो आपका 100 फेस होते तो 100 रिकर्सिव कॉल थोड़ी मारते, आपने लूप लगा दिया और लूप लगा रिकर्सिव कॉल मार दोगे। ठीक है, समझते हैं। तो मेरे पास 2 चॉइस है, यहाँ पे मेरे पास 2 चॉइस है, या तो मैं D1 का 1 लूंगा या 2 लूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि भाई मैं इस D1 का 1 ले रहा हूँ। ओके, जब आपने इस D1 का 1 ले लिया तो क्या बचा, ये आपका D1 है, ये आपका D2 है और ये आपका D3 है। आई जो आपका पहले यहाँ पे था अब अगले वाले डाइस पे आ गया। ओके, सम आपका क्या हो गया, आपने 1 ऑलरेडी ले लिया तो सम आपका क्या हो गया, 0 + 1 1 हो गया। टारगेट क्या है, टारगेट 6 बनाना है। ओके, अब आप D2 पे खड़े हैं, D2 के पास भी 2 चॉइस है, या तो 1 ले लो या तो 2 ले लो। आपने बोला कि यार पहले मैं रिकर्सिव कॉल मार रहा हूँ 1 को लेके, तो आपने 1 को ले लिया। तो आपके पास यहाँ पे कौन कौन से डाइस बच गए, 3 डाइस बच गए, D1 D2 D3। आई पहले D2 पे था, आई आपका D3 पे आ गया। ओके, सम क्या हो गया, पहले 1 था और यहाँ भी 1 था, 1 + 1 2, टारगेट मेरा 6 है। ओके, अब D1 D3 के पास भी मेरे पास 2 चॉइस है, या तो 1 ले लूँ या तो 2 ले लूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मैं कॉल मार रहा हूँ पहले 1 के लिए। ओके, तो आपकी 1 के लिए कॉल गई, आपका ये रहा D1, ये रहा D2, ये रहा D3। आई जो है वो एरे से ही बाहर निकल गया, यानी कि बेस केस आई आपका एरे से ही बाहर निकल गया, यानी कि आई ने सारे के सारे डाइस ट्रेवर्स कर लिए, तो ये बेस केस बन गया आपका। ठीक है, सम क्या बन गया, पहले 2 था, यहाँ पे 1 लिया, 2 + 1 3 हो गया। अच्छे, बेस केस आपका रीच हो गया, बेस केस आपका रीच हो गया कि आपके पास डाइस बचे नहीं है, आपके पास डाइस बचे ही नहीं है, आपके डाइस सारे खत्म हो चुके हैं, पर आपका सम टारगेट सम के इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, वापस चले जाओ भाई, वापस चले गए। अब आपने 2 के लिए कॉल मार दी, तो ये 2 और ये 2 4 बन जाएगा कि मेरा सम 4 बन गया और मेरा टारगेट 6 है, अभी भी नहीं बना। फिर वापस चले जाओ भाई, फिर यहाँ से वापस चले गए, अब इस 2 के लिए कॉल गई, तो ये 1 सॉरी, तो ये 1 और यहाँ पे 2 मिलके 3 बना देगा और 6 बनाना था। ठीक है, फिर यहाँ पे D3 के लिए कॉल गई 1 के लिए, तो ये 4 और 6 बन जाएगा, ये वापस चले गए। फिर D3 के 2 के लिए कॉल गई, तो ये क्या बन गया, पहले 3 था और 2 प्लस हुआ तो 5, 6, अभी भी नहीं बना, फिर वापस चले गए, फिर वापस चले गए। ठीक है, फिर यहाँ वापस चले गए, तो आपने D1 के 2 के लिए कॉल मारी, D1 के 2 के लिए कॉल मारी, क्या बन गया, पहले क्या था, पहले 0 था और 0 और 2 2 बन गया, 2, 6। फिर आपने D2 के 1 के लिए कॉल मारी, 2 + 1 3 हो गया, 3, 6। ठीक है, फिर यहाँ पे D3 के 1 के लिए कॉल मारी, ये बन गया 4, 6, कुछ नहीं हुआ, वापस चले गए। 2 के लिए कॉल मारी, 5, 6, वापस चले गए, फिर वापस चले गए। D2 के लिए 2 के लिए कॉल मारी, यहाँ पे आया 4, 6। अब D3 की कॉल गई 1 के लिए, ये हो गया 5, 6। अब D3 की कॉल गई 2 के लिए, ये हो गया 6, 6। यहाँ पर आपका बेस के जो था वो रीच हो गया और आपका सम जो है वो टारगेट सम के इक्वल भी आ रहा है। तो आपने यहाँ पर अपने आंसर में +1 कर दिया होगा कि भाई काउंट को इंक्रीमेंट कर दो, 6 बनाने के तरीके में 1 प्लस कर देना। तो ठीक है, यहाँ पर अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया, आप वापस चले गए, आप वापस चले गए, आप वापस चले गए, आपने पूरा का पूरा ट्रैवर्स कर लिया अपने रिकर्सिव ट्री को और सिर्फ एक ही बार आप 6 बना पाए। यहाँ पे कैसे बना था, ध्यान से देखो, आपने ये 2 लिया हुआ है, फिर आपने ये 2 लिया हुआ है और फिर आपने ये 2 लिया हुआ है, यानी तीनों डाइसेस का आपने 2 2 2 ले लिया, तब जाके ये बना है, तब जाके ये बना है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है इस लॉजिक के द्वारा कि हम ये जो डाइस वाला एरे होगा ना, इस पे सीक्वेंशियली ट्रैवल कर रहे हैं कि जिस भी डाइस पे आए हैं उसके सारे फेसेस ट्राई कर रहा हूं। ध्यान सुनो, हम डाइस वाले को सीक्वेंशियली ट्रैवर्स कर रहे हैं, सीक्वेंशियली ट्रैवर्स कर रहे हैं कि मैंने बोला अगर ये मेरा D1 है, ये D2 है, ये D3 है, तो सीक्वेंशियली ट्रैवर्स करता हूँ। पहले D1 पे आता हूँ, इसके बाद जितने भी फेसेस हैं उन सबको ट्राई करूंगा। जब उनको ट्राई कर लिया फिर D2 पे आऊंगा, उसके जितने फेसेस हैं उनको ट्राई कर लूंगा, फिर D3 पे आऊंगा, उसके जितने फेसेस हैं उन सबको ट्राई करूंगा, और जब भी बेस केस रीच होगा चेक कर लूंगा आंसर बना के नहीं बना। सिंपल इट इज, सिंपल इट इज, वेरी सिंपल। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, एक बार कोड करूंगा समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो मैंने आपसे कहा, इसको जूम कर लेता हूं, मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे मुझे इसको कोड करना है,
तो हमने बोला एक फंक्शन लिख लेंगे सॉल्व, रिटर्न सॉल्व, यहाँ पास कर दिया हमने, ये नंबर ऑफ डाइसेस है, ये मेरे फेसेस हैं और ये मेरा टारगेट है, ठीक है। एन एम एक्स समझ आपको आएगा नहीं ढंग से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तो मैंने यहाँ पे अपना फंक्शन क्रिएट कर लिया, लॉन्ग लॉन्ग सॉल्व, ये आ गया जी डाइस, ये आ गया जी फेस, और ये आ गया जी टारगेट। मैंने बोला बेस केस बनाते हैं, चलो फटाफट बेस केस बनाते हैं, और ध्यान से देखना, बड़े इंटरेस्टिंग बेस केस है यहाँ पे। अगर मान लो टारगेट 0 है, अगर मान लो टारगेट लेस देन 0 है, तब क्या होगा, तब मेरा आंसर क्या बनेगा। कितने तरीके हैं टारगेट लेस देन 0 बनाने के, टारगेट लेस देन 0 बनाने के कितने तरीके हैं मेरे पास, भैया एक भी तरीका नहीं है, रिटर्न 0। एक तो ये केस बना लिया हमने, या फिर मैंने आपसे ये भी बोला कि मान लो कि तुम्हारा डाइस जो है वो इक्वल टू 0 है, कि तुम्हारे पास टोटल 0 डाइस है, बट मान लो टारगेट तुम्हारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। इस केस में क्या होगा कि तुम्हारे पास फेंकने के लिए डाइस नहीं है, फेंकने के लिए डाइस नहीं है, पर तुम्हें एक टारगेट बनाना है, तो ये तो बन ही नहीं सकता ना, यहाँ पे रिटर्न 0 कर दिया। या इसका उल्टा कर लो कि मान लो टारगेट जो है वो इक्वल टू 0 है, बट डाइस नॉट इक्वल टू 0 है, तो तुम्हारा टारगेट है 0 बनाना, बट डाइस तुम्हारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, यानी डाइस तुम्हारे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। अगर मानो तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 50 डाई या एक डाई से पड़ा हुआ है, क्या तुम उसे 0 बना पाओगे, नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि 0 टाइप का कोई फेस ही नहीं होता ना। कंस्ट्रेंट देखो एक बार जाके, ये देखो दिख रहा है, एम जो है वो तुम्हारा ऐसा 1, ठीक है। तो इस प्रकार तुम्हें समझ में कि फेस तो 0 टाइप का होता है नहीं, तो यहाँ भी रिटर्न 0 आ गया, यहाँ भी रिटर्न 0 आ गया, ठीक है। अगला केस कौन सा है, मैंने बोला कि मान लो डाइस इक्वल टू 0 है, एंड तुम्हारे पास जो टारगेट है, ठीक है, वो भी इक्वल टू 0 है, तुम्हें बनाना भी 0 है और तुम्हारे पास डाइस भी नहीं है। ध्यान सुनना, तुम्हें बनाना भी 0 है, टारगेट तुम्हारा 0 है और तुम्हारे पास डाइस भी नहीं है। तो एक तरीका है बनाने का, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, टारगेट 0 बन गया, कुछ भी मत करो, टारगेट 0 बन गया। ये बात समझ में आती है। मतलब कि मैंने बोला क्वेश्चन क्या कहता है कि सारे के जितने डाइस हैं वो सारे के सारे फेंक दो और तुम्हारा सम टारगेट बन जाना चाहिए, टारगेट सम बनाना है। तो मैंने यहाँ पे बोला मेरे पास इस वाले केस के अंदर जितने भी डाइस थे एटलीस्ट 1 डाइस तो होगा, उसको फेंकूंगा तो क्या मैं 0 बना पाऊंगा, नहीं बना सकता, क्योंकि 0 टाइप का फेस नहीं होता। बट यहाँ पर डाइस 0 है, एक भी डाइस नहीं है, तो अगर मैं 0 डाइस को फेंकूंगा तो क्या मैं टारगेट 0 बना पाऊंगा, हाँ भैया बना पाओगे। तो यहाँ मैंने आंसर क्या बोल दिया, यहाँ पे आंसर आ जाएगा भाई रिटर्न 1। ये आपने सारे बेस केस लिख लिए, ये आपने सारे बेस केस लिख लिए। अब इसके बाद क्या करना है, और उसके बाद सिंपल है, अब आप जिस भी डाइस पर खड़े हैं, अब आप जिस भी डाइस पर खड़े हैं उस डाइस के सारे फेसेस को आपको यूटिलाइज करना है। तो मैंने बोला फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू फेसेस i प्लस प्लस, और मैंने क्या बोला एक आंसर बना लेता हूँ, आंसर बना लेता हूँ इक्वल टू 0। और मैंने बोला आंसर में क्या करना है भैया, आंसर में प्लस करना है हमें आगे वाली फंक्शन कॉल्स को, कि आगे से जो आंसर आएगा, आगे से आंसर का क्या मतलब है कि एक डाइस जो डाइस मुझे दिया गया था, तो इस केस का मुझे nth वाला डाइस दिया हुआ था, तो मैंने इसको यूटिलाइज कर लिया, मैंने इसको यूटिलाइज कर लिया, राइट। अब क्या करना है, अब मुझे इसके पीछे वाला डाइस को यूज करना है, तो डाइस -1 हो गया, एक डाइस यूज कर लिया ना मैंने। फेसेस वाली चीज सेम रहेगी, फेस तो सेम रहने वाले, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। टारगेट मुझे बनाना था, बट यहाँ पर मैंने जो डाइस का ith वाला फेस था वो यूज कर लिया। ध्यान सुनो, मुझे ये टारगेट बनाना था, बट मेरे इस वाले डाइस का ये वाला फेस आ गया, तो मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे इसको टारगेट में से माइनस करना पड़ेगा और ये मेरा नया टारगेट बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये मेरी रिकर्सिव कॉल आ गई, मैंने बोला रिटर्न आंसर। इसको एक बार चला के देखते हैं, सॉल्व, ठीक है। और हमने इसको एक बार रन करके देखा, हमने इसको एक बार रन करके देखा, आंसर आ रहा है क्या, सेमीकोलन की कहीं पर मिस्टेक कह रहे हैं, येलो लगा दिया सेमीकोलन। अब बताओ, अब बताओ, उसने बोला आंसर आ रहा है सही, हमने बोला सबमिट करके देखो, क्या पता टीएलई आ जाए, रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाया ना हमने इसका, तो हो सकता है टीएलई आ जाए। तो टाइम लिमिट एक्सीडेड है, टीएलई आ गया, यानी मुझे इसको सॉल्यूशन को और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अगर आप इसका रिकर्सिव ट्री बना के देखेंगे तो आपको साफ साफ यहाँ पर दिखेगा कि 3,6 देखो यहाँ भी सॉल्व कर रहे हैं और 3,6 यहाँ भी सॉल्व कर रहे हैं, तो साफ साफ दिख रहा है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है। तो मैं यहाँ पे डीपी तो लगा सकता हूँ, तो मैंने बोला चलो इसको मेमोराइज करते हैं, सोल्यूशन को, इसे मेमोराइजेशन ऐड करते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया,
उसके लिए मैंने फटाफट पहले तो इस सोल्यूशन को इस प्रकार जो है कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। इसका नाम रख दिया मैंने सॉल्व मेमोराइजेशन। ओके, इसका नाम मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बोला कि यार सॉल्व मेमोराइजेशन वाले फंक्शन कॉल करो। बट पहला स्टेप क्या होता था भैया, डीपी बनाते थे। अच्छा, डीपी जो डीपी वाला है वो बनाते थे। 1D पे 2D पे कैसे पता लगेगा, चेक कर लो। एक तो डाइस वाला पैरामीटर चेंज हुआ यहाँ पे, बिल्कुल सही, और एक तो टारगेट वाला पैरामीटर चेंज हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो दो पैरामीटर्स की स्टेट चेंज हुई है, तो इसका मतलब 2D DP है। तो मैंने 2D DP का ये वेक्टर या फिर ये डेटा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। इसका नाम है डीपी। पहले जो पैरामीटर है वो डाइस की जो वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, n हो सकती है। तो मैंने इसको रख दिया कि चलो n साइज का ये बना देना वेक्टर इंट। दूसरा हमारा है टारगेट, तो मैंने इसको रख दिया कि टारगेट, इस टारगेट +1 साइज का, टारगेट +1 साइज का तुम ये कॉलम बना देना। ओके, तो मैंने डीपी इसके अंदर पास कर दिया। तो मैंने डीपी यहाँ पास कर दिया, यहाँ पे तुम्हें डीपी पास करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया तुम्हारा कि तुमने डीपी वाला एरे क्रिएट कर लिया, उसको पास करा दिया, अकॉर्डिंगली तुमने चेंजेस कर दिए तुम्हारे फंक्शन के सिग्नेचर के अंदर और रिकर्सिव फंक्शन कॉल के अंदर। ठीक है, इस प्रकार तुमने ये लिख लिया। इसके बाद सेकंड स्टेप, जहां भी आंसर स्टोर हो रहा है, आंसर स्टोर या रिटर्न हो रहा है, उसको डीपी के अंदर स्टोर कर रिटर्न करना। तो डीपी के अंदर स्टोर करा डीपी ऑफ डाइस, डीपी ऑफ डाइस, डीपी ऑफ डाइस एंड टारगेट, इस प्रकार। सेकंड थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप, कि बेस केस जहां भी खत्म हो रहे हैं वहां पे एक बार चेक कर लो, क्या पता तुम्हारा आंसर डीपी के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड हो, पहले ही तुम कैलकुलेट कर चुके हो। अगर तुम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो तो आगे मेहनत करने की नीड नहीं है, सिंपल आंसर को रिटर्न करा दो। आई थिंक इस सॉल्यूशन में गड़बड़ है, चला के देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, हमने इसको लॉन्ग लॉन्ग बना लिया पहले तो। वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है ठीक है ठीक है। हमने एक बार कंपाइल करके देखा कि चलता है कि नहीं चलता, और ये हमने सिंटैक्स में कहीं पर छोटी मोटी मिस्टेक कर दी। कहां पर, यहां पर। हमने फिर चला के देखा और ये आगे कंपाइलेशन एरर, ये क्या कहता है, टारगेट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। कहां पर, अच्छा ये वाला टारगेट, यहाँ पे टारगेट की जगह हमने x यूज किया, वो x लिख दिया। अब चलाओ, उसने वाला सेगमेंटेशन फॉल्ट। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे n साइज का ये डीपी वाला एरे बनाया है और यहाँ पर n मैंने सेंड कर दिया है और यहाँ पर डाइस में करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे इसको n+1 सेंड करना पड़ेगा। अब मैंने चला के देखा तो ये सही चल रहा है। अब मैंने इसको सबमिट करके देखा तो ये चल गया, सारे के सारे टेस्ट केस पास हो गए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया यूजिंग टॉप डाउन डीपी का प्रयोग करके। पर भैया मुझे तो बॉटम अप डीपी से करना है, मेरा मन तो बॉटम अप डीपी से करने का कर रहा है, तो वो भी करवा देते हैं। कौन सी बड़ी चीज, हमने बोला लॉन्ग सॉल्व टैब, इसके अंदर पास कर दिया आपका डाइस, इसके अंदर पास कर दिया आपको फेसेस और आपका टारगेट। ओके, सबसे पहला स्टेप भैया वेक्टर क्रिएट कर लो डीपी वाला। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सीख रहे हो मेरे साथ। हमने बोला n+1 वेक्टर भैया लॉन्ग लगाओ। मैंने बोला ओके, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान से बेस केस के हिसाब से इसको चेंज करो। बेस केस के हिसाब से देखो क्या कहते हैं हम। हमने बोला अगर ये है तो 0 करो, ऑलरेडी 0 किया हुआ हमने इसको इनिशियलाइज, तो ये 0 वाला केस देखने की नीड नहीं है, ऑलरेडी हमने 0 से इनिशियलाइज किया हुआ। बस ये वाला केस देख लो जहाँ पे हमने बोला अगर डाइस तुम्हारा 0 है और टारगेट तुम्हारा 0 है तो इस केस में आंसर 1 होगा। तो हमने बोला ठीक है, सिंपल है, यानी कि तुम कह रहे हो कि डीपी ऑफ 0,0 जो है वो इक्वल टू 1 कर देना। ये स्टेप भी हो गया। आफ्टर एनालाइजिंग बेस केस, ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे टॉप डाउन वाले सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ है, तुम्हारे टॉप डाउन वाले सॉल्यूशन में क्या हुआ था, ध्यान से देखो। तुमने यहाँ पे डाइस की वैल्यू n पास की थी, और वो 0 तक गई थी, और तुमने टारगेट की वैल्यू यहाँ पर क्या पास की थी, टारगेट की वैल्यू यहाँ पर x पास की थी और वो 0 तक गई थी।
ठीक है, और वो 0 तक गई थी। अब मुझे बॉटम अप सॉल्यूशन लिखना है। अब जो मुझे बॉटम अप सॉल्यूशन लिखना है वो इसका उल्टा हो जाएगा भाई। आप यहाँ से ऐसा दोगे, यहाँ से ऐसा दोगे, सिंपल। तो इन शॉर्ट आपने क्या किया, आपने फॉर लूप लिखा है यहाँ पे। आपने कहा फॉर एंड हमने क्या बोला इसको, लेट्स से इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ तो कंफ्यूजन कम हो जाएगा हमारे लिए फिर। तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम दिया डी, इसका नाम दिया एफ, इसका नाम दिया टी टी। ठीक है, हमने बोला डाइस हमने स्टार्ट कहाँ से किया भैया, डाइस यूज से स्टार्ट किया और कहाँ तक जा रहे हो भैया, लेस देन इक्वल टू डी तक जा रहे हैं। ओके, और डाइस प्लस प्लस ऐसे जाना है। अगर मैं टारगेट की बात करूं तो इसी प्रकार करना है टारगेट भी, फॉर एंड टारगेट इज इक्वल टू 0, टारगेट लेस देन इक्वल टू टी। ठीक है, अब मैंने बोला इसमें गड़बड़ है, डाइस 0 के लिए या फिर टारगेट 0 के लिए आपने ऑलरेडी आंसर निकाला हुआ है। डाइस 0 के लिए या टारगेट 0 के लिए आपने ऑलरेडी आंसर निकाला हुआ है, तो इनको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। डाइस 1 से स्टार्ट कर सकते हो और टारगेट भी 1 से स्टार्ट कर सकते हो, ये दोनों चीज आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, ऊपर से जाकर बस कॉपी पेस्ट कर दो भाई। ये लो आंसर निकाल लो यहाँ से, ऐसे ये कर लिया कॉपी, ये कर दिया पेस्ट, और ये हमने ऐसे सही से रख दिया, बहुत बढ़िया। अब बस यहाँ पे रिकर्जन जो है ये वाला, इसको डीपी में चेंज कर दो, तुम्हारा काम हो गया। तुमने बोला लॉन्ग लॉन्ग आंसर 0, बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार फेसेस चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। आंसर निकाला, डीपी में कन्वर्ट करना है, इसको लिख दिया डीपी ऑफ डाइस -1 और तुम्हारा ये टारगेट -i, ये भी हो गया। रिटर्न को हटाना, ठीक है। तो इस प्रकार तुमने ये सोल्यूशन भी लिख लिया और हमने क्या कहा, हमने बोला यहाँ पर तुम रिटर्न कर दोगे। क्या रिटर्न करेंगे, तुम्हें ध्यान से अगर याद हो तो स्टार्टिंग हमने कॉल की थी रिकर्जन की एन और एम के लिए, एन और एम के लिए, तो वही रिटर्न कर देंगे भाई, और क्या करेंगे। डीपी ऑफ एन तुम्हारा क्या है इस केस में, ये डाइस, और एम क्या है तुम्हारा इस केस में, फेस। ठीक है, अब चेक करते हैं एक बार इसको रिटर्न करा के कि सही चल रहा है कि नहीं। रिटर्न सॉल्व टैब n, m, x, चला के दिखाओ। चलाया, छोटा सा एरर आया, वो कहता कि n क्या है मुझे नहीं पता। हमने बोला n की वैल्यू d रखी है हमने यहाँ पे, सॉरी। आगे चलते हैं। उसने बोला कि यार सेमीकोलन तो ढंग से लगा लिया करो, मैंने बोला सॉरी। फिर चलाया, उसने बोला कि यार तुम गलती बहुत करते हो, तुम गलती बहुत करते हो। कहाँ गलती कर दी इस बार, तुमने बोला फेसेस वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। हमने कहाँ फेसेस लिख दिया भाई, लाइन नंबर 57 में लिख दिया सर आपने। ओके, फेसेस ये लिखा हुआ, हमने इसकी जगह एफ यूज किया हुआ है ऊपर राइट यहाँ पे, सॉरी। अब भैया ये तो बहुत टाइम ले गया, चलो चलो चलो, आई थिंक दोबारा कर देना चाहिए। अब रन किया, चलो चलो तो बहुत टाइम ले रहा है यार। अच्छा, एक छोटी सी गलती दिख रही है मुझे साफ साफ यहाँ पे। क्या गलती करी हमने लिखा टारगेट जो है 1 के इक्वल है, टारगेट जो टी के इक्वल है, यहाँ भी टारगेट तो आएगा, यहाँ गलती करेगी। चलो दोबारा ट्राई करते हैं। बहुत गलतियां करता हूँ मैं, बहुत गलतियां करता हूँ, बट इंपॉर्टेंट है कि आपको गलतियां पकड़ में आनी चाहिए। तो हमने आंसर इस प्रकार दे दिया, कुछ कुछ गलत आ रहा है। चलो दोबारा समझते हैं। ये हमारा वेक्टर है, इतना d+1 इतना t+1, बिल्कुल सही। ये हमने आंसर इस प्रकार शोर कर दिया। हमने डाइस d1 से लेके आपका d तक चलाया है, टारगेट 1 से लेके आपका t तक चलाया है, आंसर इस प्रकार निकाला है। और ये आप ऐसे 1 से f के सारे फेस तक जा रहे हो इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ हो सकती है कि मान लो आपका टारगेट -i जो है वो इनवैलिड इंडेक्स हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो वो केस आपको संभालना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, आपने लिखा इफ टारगेट -i अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ही मैं ये कंडीशन चलाऊंगा, तो मैं नहीं चलाऊंगा। सिंपल सी गेम है, ठीक है, सिंपल सी गेम है, इतना चाहता हूँ बस मैं। अब मैंने क्या किया, इसको रन कर दिया। यहाँ डी और एफ नहीं आएगा, डी मतलब होता है डाइसेस, एफ मतलब होता है फेसेस। मुझे फेसेस रिटर्न नहीं करना, मुझे टारगेट रिटर्न करना है। डी और टी आएगा। कितनी गलती करता है ये आदमी, कितनी गलती करता है। आंसर सही आ गया। हमने बोला सबमिट करके देखो, सबमिट करके देखो,
और ये सारे के सारे टेस्ट केसेस चल गए। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बार बार गलती करने से दिक्कत नहीं होती है दोस्त, अगर तुम गलती सुधार नहीं पा रहे हो वहां पर दिक्कत है। हमने यहाँ गलती करी, सुधार लिया हमने, उसके बाद यहाँ पर गलती करी, ये भी सुधार लिया, यहाँ गलती करी, ये भी सुधार लिया, यहाँ गलती करी, ये भी सुधार लिया, यहाँ पे कंडीशन ऐड करती, ये भी सुधार लिया, ये भी गलती थी, सब पूरा ही गलत था भाई ये, पर सुधार लिया, राइट। तो इस प्रकार है, इस प्रकार हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो क्या कह रहे हो, दोबारा पढ़ाऊं, दोबारा करा देता हूँ, ठीक है भाई, लो हटा दिया, हटा दिया। तो मैंने बोला डीपी ऑफ 0 0 इक्वल्स टू 1। इसके बाद क्या करना है, तुम्हारे टॉप डाउन के अंदर n से 0 आ रहे थे और टारगेट डाइस के लिए, और टारगेट के लिए x से 0 जा रहा था, तो बॉटम अप में इसका उल्टा आ जाऊंगा, 0 से n और 0 से x। तो हमने पहला लूप चलाया, इसका नाम रखा मैंने फॉर इंट डाइस, स्टार्ट कर दिया 0 से, डाइस जाना है मुझे कहां तक लेके, डाइस मुझे लेके जाना है भैया d तक। उसके बाद सेकंड लूप चलाया फॉर इंट टारगेट, 0 से ले लिया मैंने, टारगेट जो है लेस देन इक्वल टू t तक जाना है, और टारगेट प्लस प्लस, अब देखते हैं गलती करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। इतना हमने कर दिया। अब ध्यान से हमने सोचा कि 0 d के लिए यानी डाइस के लिए और 0 टारगेट के लिए, तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन कर रखी है, तो इसको करने की नीड नहीं है, तो हमने इसको 1 से चलाया, इसको 1 से चलाया, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, ऊपर वाला सोल्यूशन से जो भी हमारा लॉजिक था उसको एग्जैक्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसकी इंडेंटेशन हमने सही करी, ठीक है। हमने क्या बोला कि यार लॉन्ग आंसर ठीक है, I1 से फेसेस जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, फेसेस नाम की चीज नहीं है, F है यहाँ पे, या फिर इसको फेसेस लिख देता हूँ, ठीक हो जाएगा, बढ़िया। अब तुमने बोला कि यार एस सॉल्व करो, ये रिकर्जन हटाना है, इसको डीपी में कन्वर्ट करना है, तो तुमने इसको डीपी लिख दिया, डीपी ऑफ डाइस माइनस 1 और डीपी ऑफ टारगेट माइनस आई। ठीक है, तुमने इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया। अब तुमने देखा कि टारगेट माइनस आई जो है वो एक इनवैलिड इंडेक्स हो सकता है, तो तुमने इसको हैंडल कर लिया कि अगर मेरा टारगेट माइनस आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो ही मैं नीचे वाली प्रोसेसिंग करूंगा आंसर वाली, तो नहीं करूंगा, क्योंकि इनवैलिड इंडेक्स में थोड़ी जाओगे, रिटर्न स्टेटमेंट हटाओ यहाँ से, इसकी नीड नहीं है। इतना करने के बाद तुम्हें पता तुम्हारी कर्जिव बहुत पुराने वाले केस में मेमोराइजेशन में किस प्रकार गई थी भैया, n कॉमा m के लिए गई थी, n मतलब d, m मतलब सॉरी n कॉमा x के लिए गई थी, तो उसी प्रकार n मतलब d और x मतलब t, तो तुमने आप रिटर्न करा दिया, रिटर्न dp ऑफ d एंड t। आई थिंक ये कोड चलना चाहिए, वैसे तो हम बहुत गलती करते हैं, पर चेक कर लेते हैं एक बार, क्या पता इस बार सही कर दिया हो, क्या पता, गलती जरूर करी होगी मैंने। ये तो चल ही नहीं रहा, कहाँ गलती नहीं, सही कर दिया, सबमिट करते हैं, ठीक है सर, चल गया, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हमने स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर लिया। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो रहा है, ये टोटल डी टाइम चल रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू n थी, इसका टारगेट की वैल्यू क्या थी, टारगेट की वैल्यू आपकी x थी, तो n इंटू एक्स आपका ये वाला लूप ले रहा है, और फिर एक लूप चल रहा है इसके लिए, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, ओ ऑफ n मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई एक्स, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी d मल्टीप्लाई t, यानी कि d क्या था n, t क्या था x था, n मल्टीप्लाई x आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। सवाल ये है क्या मैं इसको और स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, क्या मैं इसको स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, सिंपल है, चेक कर लेते हैं। मैंने बोला चेक करो डीपी ऑफ डाइस टारगेट किस पे डिपेंड कर रहा है, तुमने चेक किया डीपी ऑफ डाइस टारगेट किस पे डिपेंड कर रहा है, एंड यू फाउंड आउट, और आपको ये पता लगा कि ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, आंसर के ऊपर। आंसर कैसे बनता है, आंसर ऐसे बनता है, तो ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, इसके पिछले वाली एक रो पर, इसकी पिछली वाली रो पर डिपेंड करता है। अब ये कौन सा कॉलम होगा ये तो हमें नहीं पता, बट हमें ये पता लगे कि यार ये अगर मेरी करंट रो है तो अपने पीछे वाली एक रो यानी प्रीवियस रो पर डिपेंड करती है, तो अपने प्रीवियस रो पर डिपेंड करती है, ओके। तो फिर ये पूरा 2D एरे बनाने की नीड क्या है, मान लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार से तुम्हारा 2D एरे कि एक रो ये रही, एक रो ये रही, एक रो ये रही, एक रो ये रही। अगर मान लो ये जो डाइस कॉमा टारगेट है, डाइस कॉमा टारगेट मान लो इस रो को दर्शाते हैं, ठीक है, मतलब वही सिर्फ डाइस जो है आपके इस रो को दर्शाता है, तो सही से करता हूँ, तो मैंने क्या बोला जिससे जो डाइस है वो आपके इस रो को दर्शाता है, अगर तो कॉमन सेंस की बात है, डाइस माइनस ऊपर वाले रो को दर्शाएगा, कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो अगर ये मेरी करंट रो है, अगर ये मेरी करंट रो है तो कॉमन सेंस वाली बात है कि ये मेरी प्रीवियस रो होगी, सिंपल है, राइट। हम देखो कहाँ शुरू कर रहे हैं, हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारी डायरेक्शन जो है प्रोसेस करने की वो इस प्रकार से आ रही है, ठीक है, कि हमारी जो ये मेरी फर्स्ट रो है वो मैं करंट रो मान के चल रहा हूँ, कॉमन सेंस वाली बात है, जो मेरी जीरो थ्रो होगी वो मेरी प्रीवियस रो होगी,
तो मेरे को सिर्फ इन 2 रोज की ही नीड है, सिर्फ 2 ही रोज की नीड है, उससे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। तो राइट, तो मेरे को सिर्फ O ऑफ एक्स स्पेस की नीड है, O ऑफ n मल्टीप्लाई एक्स स्पेस की नीड नहीं है। राइट, तो मैंने यहाँ पे 2 रोज बना ली। मैंने बोला वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग, एक काम करते प्रीवियस t+1 कॉमा 0। इसी प्रकार मैंने एक और बना लिया वेक्टर ऑफ करंट t+1 कॉमा 0। इसकी नीड नहीं है, इसकी नीड नहीं है। मैंने बोला dp ऑफ 0 कॉमा 0, dp ऑफ 0 मतलब जीरो थ्रो की बात कर रहा हूँ। जीरो थ्रो कौन है? जीरो थ्रो प्रीवियस है। तो मैंने बोला कि यार dp ऑफ 0 को हटाओ यहाँ से, इसका नाम रखो प्रीवियस, कि प्रीवियस ऑफ 0 इक्वल टू 1। ओके, ये काम कर दिया। आगे गए, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। dp ऑफ डाइस -1 यानी प्रीवियस रो की बात हो रही है, प्रीवियस रो की बात हो रही है। dp ऑफ डाइस यानी करंट रो की बात हो रही है, करंट रो की बात हो रही है। और हर आइटरेशन की बात तुम्हें पता है, लेट्स से स्टार्टिंग के अंदर तुम्हारा ये प्रीवियस था और ये तुम्हारा करंट था, तो अगली आइटरेशन में क्या होगा? अगली आइटरेशन में ये तुम्हारा करंट हो जाएगा और ये तुम्हारा प्रीवियस हो जाएगा। तो मुझे क्या दिख रहा है, हर आइटरेशन के बाद प्रीवियस जो है करंट के इक्वल हो जाता है। तो तुमने क्या बोला, बड़ा सिंपल है, हर आइटरेशन के बाद प्रीवियस को करंट के इक्वल कर दो, ठीक है। और dp ऑफ d को रिप्लेस करो तुम अपने प्रीवियस से। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक बार रन करके देखते हैं चलता है कि नहीं। O ऑफ t की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर पहले O ऑफ n मल्टीप्लाई t की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी। रन करके देखा और ये हमारे सारे के सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम n मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई m, राइट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 2 मल्टीप्लाई t+1 दैट इज O ऑफ t, और t क्या है एग्जैक्टली? t आपका ये x है, O ऑफ x आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और हमारे एडिटर साहब बहुत गुस्सा हो जाएंगे, उनको मैंने बोला 15 मिनट में सॉल्व कर देंगे, पर यहाँ पे टाइम लग गया 33 मिनट्स। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज बता के जाए यार कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। टाइम हो रहा है 12:30, ज्यादा लेट नहीं हुआ आज, अभी और शूट करेंगे उसमें ज्यादा लेट हो जाएगा। गले से आपको पता लग रहा होगा लड़के का गला बैठा हुआ बिल्कुल तब भी लगा हुआ है, ठीक है। तो वैसे तो एंड तक बहुत कम बच्चे पहुंचते हैं, ठीक है। अगर आप पहुंचे हो तो मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि पहली चीज तो इन वीडियोस में स्पॉन्सर नहीं आ रहे, आपने देखा होगा, राइट। तो मैं बिना स्पॉन्सर के वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। एहसान नहीं कर रहा किसी के ऊपर, मुझे पता है, ठीक है। सेकंड चीज, मैं मेहनत मार रहा हूँ, मैं रात को जाग के वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं दिख रहा होगा साफ साफ, आवाज से पता लग रहा है। आवाज तो फेक नहीं कर सकता मैं आधे घंटे लगातार। तो बहुत सारे लोग हैं जो पीछे पड़े हुए हैं, किस तरीके से कुछ नेगेटिव दिखा के चीजें बंद करवा दे, ठीक है। कुछ नए लोग भी हैं और कुछ पुराने लोग भी हैं, 6-6 महीने 6-6 साल 7-7 साल से काम करने वाले, ठीक है। तो मैं तो ओपोनेंट से पीछे नहीं हटूंगा, पर अगर तुम्हारा सपोर्ट नहीं होगा तो चीजें मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम मेरे पीछे खड़े हो कि हाँ भाई हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तो यहाँ पे डीपी की 500 वीडियो और बना दूंगा। इलॉजिकल बात बोली मैंने बहुत अभी, बट मैं बना दूंगा। तुमने मेरी कम्युनिटी पोस्ट देखी होगी, मैंने डाली है, नहीं देखी तो देख लेना। मैं झंडे गार्डन आया हूँ बेटा यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे झंडे गार्डन आया हूँ, हार के तो नहीं जाऊंगा, पैसे कम कमा लूंगा पर हार के नहीं जाऊंगा, ठीक है। पर कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन है कि तुम्हें मेरे पीछे खड़ा होना पड़ेगा। अगर मैं ढंग का पढ़ाता हूँ, अगर तुम्हें मेरी चीजें समझ में आती है, अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये जो पढ़ा रहा है मुझे समझ में आ रहा है, तो मेरी पीठ के पीछे हाथ रख देना ब्रो, मेरे दोस्तों भाइयों बहनों। हाथ तुम बस पीठ के पीछे रख देना, तुम सामने फेस दिखाने की नीड भी नहीं है। बाकी सबको मैं अकेले हैंडल कर सकता हूँ, इतनी हिम्मत मेरे अंदर है, ठीक है। बट अगर मैं पीछे मुड़ कर देखूं, मेरे पीछे कोई है ही नहीं, जिनके लिए लड़ रहा हूँ वही अगर मेरे पास नहीं है, तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।